की इस वीडियो में हम ज्योमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पवन के कार्य एवं उनसे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें आज हम पवन देखेंगे कि पवन की परिभाषा क्या है एवं पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे दोस्तों, और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देखेंगे दोस्तों। तो इन स्थलाकृतियों को दोस्तों हम डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग डायग्राम के माध्यम से पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा एंड कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि पवन क्या होता है। पवन की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों कि गतिशील वायु को ही हम जो है तो दोस्तों पवन कहते हैं, जो है तो प्रवाहित हो, जिसका परिवहन हो रहा है, जो चल रही है दोस्तों, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पवन के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है दोस्तों। तो पवन के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है पवन की गति, जलवायु, शैलों की संरचना, रेत एवं धूल के कणों की मात्रा। ये प्रमुख कुछ कारक हैं दोस्तों जो पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें से हमारा पहला कारण है दोस्तों, पहला कारक है पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक है दोस्तों पवन की गति। पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है पवन की गति दोस्तों। यह पवन के अपर्दन कार्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। यह जो है तो प्रमुख कारक है, क्योंकि पवन की गति अगर धीमी है तो वहाँ पे अपर्दन चट्टानों का काम होगा दोस्तों। अगर पवन की गति स्पीड है तो चट्टानों में जो अपर्दन होता है दोस्तों वह तेज़ी से होगा, ठीक है। और जो हमको अपर्दन कार्य देखने को मिलता है दोस्तों वह रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि तापमान ऊंच नीच होता रहता है दोस्तों, और जल की कोई विशेष ज़्यादा उपलब्धता वहाँ नहीं रहती दोस्तों। इसलिए वहाँ पे जो है तो पवन के चलने से क्या होता है कि मृदा का अपर्दन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जलवायु दोस्तों। पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। यह भी जो है तो पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करता है दोस्तों। जैसे आप शुष्क प्रदेश में देख लीजिए कि शुष्क प्रदेश में क्या होता है कि जहाँ जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ पे जो है तो पवन के द्वारा मृदा अपर्दन का कार्य ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में देख लीजिए दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है कि जब वर्षा का जल गर्म चट्टानों पर पड़ता है तो वह चट्टानों में क्या होता है कि सिकुड़न पड़ती है, और कहीं ना कहीं जो है तो चट्टानों का अपर्दन होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जलवायु जो है तो पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है शैलों की संरचना दोस्तों। पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाला एक और कारक है दोस्तों शैलों की संरचना। वहाँ पे यह भी देखना होता है दोस्तों कि जो हमारी शैल है, जो हमारी चट्टान है दोस्तों, वह कैसी है, मुलायम है कि कठोर है कि कमज़ोर है कि जो है तो मजबूती से बनी हुई है दोस्तों, ये भी देखना होता है। तथा शैलों की संरचना में हमें देखना होता है कि इसमें हमें यह भी देखना होता है दोस्तों शैलों की संरचना में कि जो चट्टान है दोस्तों वह कैसी है, चिकनी है कि खुरदरी है कि सपाट है, कैसी है। अगर जो है तो जो चट्टान है दोस्तों वह अगर खुरदरी नहीं है, चिकनी है, सपाट है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो है तो पवन के जो अपर्दन का कार्य होता है दोस्तों वह पूरी तरह से नहीं हो पाता है, कम अपर्दन होता है दोस्तों। वहीं पे अगर दोस्तों हम देखें कि अगर जो है तो खुदरी है, कोई जो चट्टान है वह अगर उसका जो है तो वह नुकीली है, खुदरी है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि पवन का जो अपर्दन कार्य होता है वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक है दोस्तों रेत एवं धूल के कणों की मात्रा। दोस्तों हमें यह भी देखना होता है कि जो रेत एवं धूल के कणों की जो मात्रा है वह भी जो है तो पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर पवन नॉर्मल तरीके से चलेगी दोस्तों तो वो जो है तो जो चट्टानों का अपर्दन है वह नहीं करेगी, थोड़ा बहुत अपर्दन होगा, बहुत विशेष स्पीड से उसका अपर्दन नहीं होगा दोस्तों। बट अगर उसमें रेत के कण और धूल वगैरह ये सब कुछ मिले होंगे दोस्तों उस पवन में, तो उस पवन के द्वारा जो है तो बहुत तेज़ी से चट्टानों का अपर्दन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से पवन के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले निम्न कारक थे जिसको हमने आप लोग को बताया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। दोस्तों पवनों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं वो दो प्रकार से निर्मित होती हैं। पहला है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ और दूसरा है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ दोस्तों, अपर्दन का मतलब समझते ही हैं आप कि मतलब जो है तो अपर्दन का मतलब जैसे
किसी भी वस्तु के टुकड़ों का जो है ना तो परिवहन होना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, परिवहन होना ही जो है तो अपर्दन कहलाता है दोस्तों। तो जो है तो मतलब परिवहन होते समय, मतलब वायु जो है तो परिवहन कर रही है उस समय जो आकृतियाँ बनेगी दोस्तों मिट्टी में या चट्टान में, उसी को हम अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ बोलेंगे दोस्तों। और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में क्या होता है दोस्तों कि जो भी कुछ परिवहित तो हो रहा है, जो भी कुछ टुकड़ों का जो परिवहन हो रहा है दोस्तों, वो जहाँ पे जाके क्या होता है कि जमता है, उसका जमाव होता है, निक्षेप होता है दोस्तों। उसी को निक्षाप, उन निक्षेप होने से, उनके जमने से जो आकृतियाँ बनती हैं दोस्तों चट्टानों में, उसे हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं दोस्तों वो इस प्रकार से हैं, जिसमें से हमारी पहली है पवन गर्त। क्या होता है, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, चट्टान के ऊपर क्या है कि कोई बालू का स्तूप रखा हुआ है, तो जब पवन गति से जो है तो अपना अपर्दन कार्य करेगी तो क्या होता है कि वह बालू पूरी तरह से वहाँ से उड़ जाती है, उसको उड़ा ले जाती है बालू को। तो उड़ाते उड़ाते वो इतना तक, इतने गहराई तक का जो है तो उड़ा ले जाती है, इतना बड़ा गर्त यानी कि गड्ढा बन जाता है दोस्तों, जिसमें वर्षा का जल जो है तो या नदियों का जल जो है तो क्या होता है भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, जिसे हम वातगर्त कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है इसेल वर्ग। यह भी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसेल वर्ग। इस क्या होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ये जो है तो मैदान है, मैदान में इस प्रकार की छोटी छोटी जो आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, त्रिभुजाकार आकृतियाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों, उसी को हम कहेंगे इसेल वर्ग। ठीक है, ये इसेल वर्ग की जो है तो डायग्राम बना हुआ है दोस्तों। मशरूम रॉक, ये मशरूम रॉक का डायग्राम है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो दो प्रकार की, जैसे एक हो गई जो है तो कठोर चट्टान, एक हो गई मुलायम चट्टान। तो क्या होता है, जो मुलायम चट्टान होती है दोस्तों उसका अपर्दन जब पवन के द्वारा अपर्दन किया जाएगा दोस्तों इस चट्टान का, तो ये चट्टान क्या होगी, जो ये मुलायम चट्टान है, या मुलायम चट्टान पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो है तो ये तो कठोर चट्टान है, तो ये उसी तरीके से बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो बनेगी आकृति दोस्तों मुलायम चट्टान के जो है तो कटने से, मुलायम चट्टान के अपर्दन होने के बाद जो आकृति बनेगी दोस्तों उसे हम मशरूम रॉक बोलते हैं। भूस्तंभ क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैदानी क्षेत्र में कठोर चट्टान भी होती हैं, मुलायम चट्टान भी होती हैं, तो उसके अगल बगल की जो भी कुछ चट्टानें हैं दोस्तों, मुलायम चट्टानें, वो जो है तो पूरी तरह से अपर्दित हो चुकी हैं, कोई चट्टान है ही नहीं उसके आसपास, को केवल एक कठोर चट्टान खड़ी हुई है दोस्तों, उसी को हम भूस्तंभ बोलेंगे। न्यूजेन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, इस प्रकार की जो आकृति बनती है, तो वह जिन चट्टानों में इस प्रकार की आकृति बनती है दोस्तों, उसमें दो प्रकार की, एक कठोर और मुलायम दो चट्टानें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कठोर जो होती है, जो कठोर चट्टान होती है उसका अपर्दन नहीं होता, जो मुलायम चट्टान होती है उसका अपर्दन हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आकृति बनती है दोस्तों। तो इसमें जो चट्टान में जो आकृतियाँ बनती हैं दोस्तों, जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो वह कैसी होती हैं, क्षैतिज होती हैं दोस्तों, यानी कि तिरछा चट्टानें होती हैं, इसीलिए इनका तिरछा जो है तो कटाव भी, अपर्दन भी हुआ है दोस्तों। यार्डंग क्या होता है, यह इसी तरह के जिस प्रकार से न्यूजेन में दोस्तों चट्टानें क्या होती हैं, कठोर एवं मुलायम होती हैं, उस प्रकार से जो है तो यार्डंग में भी जो है तो कठोर और मुलायम होती हैं, लेकिन इसमें क्षैतिज होती थी जो है तो चट्टानें, और इसमें लंबवत होती हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर होती हैं दोस्तों। तो ऊर्ध्वाधर होने से क्या होता है कि जब इस प्रकार से लंबाई में कटेंगी दोस्तों चट्टानें, जैसे ये कोमल चट्टान है, ये भी जो है तो मुलायम चट्टान, तो मुलायम चट्टानों का अपर्दन हुआ है दोस्तों, इसलिए वो छोटी हो गई, और जो कठोर चट्टान है उसी तरीके से खड़ी हुई है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आकृति का निर्माण होता है दोस्तों उसे हम यार्डंग बोलते हैं, यार्डंग आकृति बोलते हैं दोस्तों। और डाई क्राटर क्या होता है दोस्तों, जैसे रेगिस्तानी प्रदेशों में आपको जब त्रिभुजाकार आकार में कोई आकृति देखने को मिले दोस्तों, जिसके 3 फलक होते हैं, उसे हम डाई क्राटर बोलते हैं। और बेंटिफैक्ट क्या होता है दोस्तों, इसके जो है तो 8 फलक होते हैं, होता है इसी प्रकार से है त्रिभुजाकार आकार में, लेकिन उसके जो है तो 8 फलक होते हैं। आप इसमें जो है तो चारों तरफ से जो है तो चढ़ उतर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जालीदार सिरा, ये जालीदार सिरा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पवनों के द्वारा क्या होता है कि जब चट्टानों में जालीदार आकृति बना दी जाए दोस्तों, मतलब पवनों के द्वारा जो है तो उसमें होल कर दिया जाए दोस्तों, जैसे देखिए कोई चट्टान है, चट्टान में जो है तो पवनों के द्वारा होल कर दिए गए हैं दोस्तों, उसी को हम जालीदार सिरा बोलेंगे।
मीसा क्या होता है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में जो दोस्तों पर्वत का जो ऊपर का जो समतल वाला भाग होता है, जो एकदम प्लेन भाग है दोस्तों, उसको मीसा बोलते हैं। और बूटे किसको बोलते हैं, उसी का जो छोटा रूप होता है दोस्तों, समतल भाग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो भूपटल है दोस्तों वो पूरा समतल है, ठीक है, लेकिन छोटा आकार है। मीसा का बड़ा आकार है और बूटे का छोटा आकार, बस इतना अंतर है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ दोस्तों। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं कि जैसे बालू का स्तूप, जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में क्या होता है कि पवन जो है तो अपने साथ बहुत सारी जो है तो धूल के कण, रेत वगैरह जो है तो क्या करती है, बहा के ले आती है। और जिस जगह पर वो ढेर, बालू का जो ढेर लगाती है दोस्तों, उसी ढेर को जो है तो हम बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, यहाँ पे पूरा एक बालू का ढेर लगा हुआ है दोस्तों, इसीलिए उसको हम बालू का स्तूप बोले। वरखान क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आकृति जो है तो चंद्रमा के आकार का, चंद्राकार आकृति का जब जो है तो बालू का जमाव हो दोस्तों, मिट्टी का जब जमाव चंद्राकार आकृति में हो, जैसे इधर से ये जो है तो इधर से क्या हो रहा है दोस्तों, इधर से हवा, इधर से पवन चल रही है दोस्तों। तो ये पवन क्या करती है कि यहाँ पूरे जो है यहाँ 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 जो है तो क्या करती है, मिट्टी को जो है तो खींच देती है। और ये अंदर वाला भाग गहराई होती है अंदर वाले भाग में, और इधर से पूरा उसमें पूरा जो है तो इधर से ये बालू मिट्टी जो भी कुछ बहा के लाती हैं पवने, इसके ऊपर उड़ा देती हैं दोस्तों, ठीक है। उसको हम तो इस प्रकार से जो बनी आकृति है दोस्तों, उसको हम बरखान बोलते हैं। नबखा किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे जो झाड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे जो है तो जो बालू का जो चंद्राकार आकार की जो आकृति बनती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ये झाड़ी है, झाड़ी की अगल बगल जो बगल से जो है तो झाड़ियों के पीछे जो आकृति बनती है दोस्तों, चंद्राकार आकृति, तो उसको हम नेबखा बोलते हैं दोस्तों। लूनेट क्या होता है, जैसे न्यू चंद्राकार आकृति में जब जो है तो पवनों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों का जब जमाव हो दोस्तों, उसे हम जो है तो लूनेट बोलते हैं। ये गतिशील होते हैं, यह जो है तो इनका अपर्दन होकर ये दूसरी जगह भी बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और जैसे स्टारडून, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टारडन। स्टारडन क्या होता है दोस्तों कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है कि जो मोटी परतों का, मतलब बालू के मोटी परत का जमाव जहाँ पे होता है दोस्तों, बालू के मोटी परतों से जिन आकृतियों का जमाव होता है दोस्तों, उसको हम स्टारडून कहते हैं। और द्रास किसको बोलेंगे, जो मोटी परतों से दोस्तों जो आकृति का निर्माण हुआ था, मोटी परतों से, बालू के मोटी परतों से जिन आकृतियों का निर्माण हुआ था, उन आकृतियों का बड़ा रूप दोस्तों क्या कहलाता है, द्रास कहलाता है। सीफ क्या होता है दोस्तों, यह जो है तो जैसे जब जिस दिशा में पवनें चल रही हैं दोस्तों, उसी दिशा में जब जो है तो आकृतियाँ बने दोस्तों चट्टानों में। जैसे जिस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर अगर चल रही है पवन, तो उत्तर दिशा में जो है तो आकृतियाँ बन जाएं। दक्षिण दिशा में चल रही है हवा, तो दक्षिण दिशा में जो है तो आकृतियाँ बन जाएं दोस्तों चट्टानों में, तो उसे हम जो है तो सीफ बोलते हैं। लेकिन जैसे अब एक आकृति थोड़ी ना बनेगी, अब जिस दिशा में पवनें चलेंगी तो कई सारी आकृतियाँ बनेगी दोस्तों। उन आकृतियों के बीच का जो गैप होता है दोस्तों, उसको हम गासी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाल्सन, प्लेया, प्लेया एवं बजादा। ये आकृतियाँ दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये जो है तो पर्वत है, ठीक है, और इन पर्वतों से जो है तो क्या होता है, नदियाँ वगैरह बहती हैं जो जल ला करके यहाँ पे जो है तो जमा करती हैं, जिससे यहाँ पर जो है तो झील का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये झील का निर्माण हुआ है। तो जो ये पर्वत के ठीक बाद वाला जो भाग होता है दोस्तों, उसको बाल्सन बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ये नमक वगैरह जमा होता है, जहाँ पे ये झील है दोस्तों, इसको झील या प्लाया बोलते हैं, प्लेया बोलते हैं। और ये बजादा जो होता है दोस्तों, ये वाला पूरा क्षेत्र होता है, जहाँ पे जो है तो क्या है कि जल पूरा सोख चुका होता है दोस्तों, उसे हम बजादा बोलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।